डीजीपी से स्टेकआउटिंग किस तरह से की जाती है, इसका प्रोसेस हम समझेंगे। अब स्टेकआउटिंग का हमें उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि देख सकते हैं डिमार्केशन के लिए, उसके बाद लेआउट के लिए, या फिर प्लॉटिंग की बॉर्डर मार्किंग हो, या फिर रोड लाइन में, इससे बहुत सारी जगह है कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पर हमें स्टेकआउटिंग का उपयोग होता है। तो दोस्तों, स्टेकआउटिंग करके वक्त हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से समझना चाहिए। जिस टाइम हमने सर्वे किया था, 2 पॉइंट हमने कंट्रोल पॉइंट या फिर स्टेशन पॉइंट या फिर टीबीएम, ये 2 पॉइंट हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमें स्टेकआउटिंग करते वक्त उन पॉइंट को अच्छे से बेस शिफ्ट वहाँ पर करना होता है। अगर बेस शिफ्ट में थोड़ा भी मिस्टेक हो चुका तो पूरा सर्वे गलत हो सकता है। सबसे पहले अच्छे से बेस को सेट करना है। देख सकते हैं यहाँ पर ट्राईपोड को अच्छे से सेट करना है। उसके बाद ट्राई बैच को सेट करके 2 बबल्स होते हैं, उन 2 बबल को अच्छे से सेंटर करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर अच्छे से बेस सेट हो जाएगा तो फिर आगे अच्छे से वर्क करना आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पर बेस ही अच्छे से ना सेट हो तो फिर इधर उधर झुका हुआ या फिर इधर उधर, मतलब इस तरह से लेवल है जो अच्छे से ना होने के कारण उसे फ्रीक्वेंसी भी नहीं मिलेगी, या फिर वो कुछ टेढ़ा होने के कारण वो उस साइड में गिर भी सकता है, मतलब एक्यूरेसी में भी और हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं ये सर्कल बबल है, और इस सर्कल बबल को अच्छे से हमें लेवल कर लेना है, यानी कि सेंटर कर लेना है। दोस्तों, लेवल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे में है। यहाँ पर एक देख सकते हैं सर्कल बबल हमारा अभी सेंटर हो चुका है। सेंटर बबल हो जाने के बाद हम वाटर बबल को देखेंगे अच्छे से लेवल हुआ है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं वाटर बबल भी अच्छे से सेंटर में आ चुका है। तो ये इस तरह से हमारा अब लेवलिंग का कार्य पूरा हो चुका है। अब ये देख सकते हैं ये डीजीपीएस का बेस है। यहाँ पर आप बैटरी डाल सकते हैं। इसकी बैटरी 7-8 घंटा चलती है। इसके साथ एक बैटरी एक्स्ट्रा भी आती है। एक बैटरी से भी ये बेस चालू होता है, लेकिन हमें 2 बैटरी से ही बेस को चालू रखना है। उसके बाद रॉड्स को बैठाना है। अब ये किसी का रॉड छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, वो डीजीपीएस की कंपनी पे डिपेंड है। अलग अलग डीजीपीएस की कंपनी है यहाँ पर बहुत सारी, जिस तरह से हमारा मोबाइल से रेडमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, अदर्स, इसी तरह से डीजीपीएस का भी वैसा है। एंटीना, अब एंटीना किसी का नीचे हो सकता है, किसी का ऊपर हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है। अब अलग अलग डीजीपीएस के ये है। चाहे डीजीपीएस कौन सा भी हो, लेकिन वर्क प्रोसेस सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे से हमें बेस को सेट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं घुमा घुमा के हम अच्छे से उसे ट्राई बैच पे सेट कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हो चुका है सेट। अब ये देख सकते हैं रोवर का ये रॉड है, या इसे प्रिज्म भी कह सकते हैं। यहाँ पर इसमें कंपास भी दिया है, इससे हमें दिशा, कौन सी दिशा किस तरफ है, इसका भी हमें जानकारी मिलता है। और सेंटर बबल यहाँ पर दिया हुआ है, इससे हम पॉइंट पिकअप करते वक्त बबल को सेंटर में ही रखना है, और पॉइंट जब हम स्टेकआउटिंग करते हैं तब भी हमें सेंटर में ही रखना है। अब ये रोवर है, रोवर को हम प्रिज्म के साथ जोड़ते हैं, देख सकते हैं। और इसका भी एंटीना है। दोस्तों, एंटीना अच्छे से बैठाना है, क्योंकि एंटीना अगर आप सही से नहीं बैठाएंगे तो फिर आपको हो सकता है कि दिक्कत आए, क्योंकि एंटीना हमें अच्छे से सिग्नल पहुंचाता है। अगर एंटीना ही सही तरह से नहीं बैठा तो फिर एक्यूरेसी में भी प्रॉब्लम आएगा और बहुत सारी समस्या आएगी। अब देख सकते हैं ये कंट्रोलर है, ये पूरा मोबाइल की तरह है। इसमें आपको मैंने बताया डाटा ट्रांसफ़र करते वक्त इस तरह से मोबाइल के जिस तरह से फंक्शन है उस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इधर उधर भेजने के लिए, उसी तरह से इसमें भी सेम प्रोसेस है। मोबाइल है सिर्फ इतना है कि साइज बड़ा है। अब हमको बेस को ऑन करना है। बेस को ऑन करने वक्त कुछ सेकंड के लिए जो भी प्रेस करके रखना पड़ता है, दबा के रखना पड़ता है, और उसका स्विच ऑफ निकल जाता है, जिस तरह से मोबाइल का होता है। इस तरह से रोवर का भी होता है। 2-4-5 सेकंड दबा के रखना है और लाइट चालू हो जाएगा। जैसे लाइट चालू हो जाएगा
समझना है बेस और रोवर चालू हो चुके हैं। उसके बाद आप कंट्रोलर की तरफ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने बेस चालू कर दिया, रोवर चालू कर दिया। अब कंट्रोलर का हमें ब्लूटूथ ऑन करना है। अगर ब्लूटूथ ऑन नहीं करेंगे तो कनेक्शन नहीं होगा, इसलिए ब्लूटूथ ऑन करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे नहीं भूलना है। अगर ब्लूटूथ ऑन नहीं करेंगे, सारा दिन ही कनेक्शन करते बैठेंगे तो ऑन नहीं होगा। वाईफाई की हमें ज़रूरत नहीं है। वाईफाई की ज़रूरत हमें कब है ऑन करने की? जब मान लो हम कोई गूगल इमेज उसमें ओपन करते हैं या गूगल मैप ओपन करते हैं, तब ज़रूरत है। तो जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर अब ब्लूटूथ ऑन कर रहे हैं, देख सकते हैं ये हमारा कंट्रोलर है और इसमें एक सॉफ्टवेयर यानी ऐप है लैंडस्टार 7-8। इससे पहले लैंडस्टार 7 था, अब वो नहीं है, अब लैंडस्टार 8 है। ये अच्छा एडवांस सॉफ्टवेयर है, बहुत सारा इसमें अपडेट हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब जैसे हम इस ऐप्स को या सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो हमें सबसे पहले कनेक्शन करना पड़ेगा। अब कनेक्शन किसको करना है? तो रोवर को करना है। गलती से बेस को कनेक्शन नहीं करना है। अगर गलती से बेस को कनेक्शन करेंगे तो सेटिंग सब चेंज हो जाएंगी और हमारा कार्य नहीं हो पाएगा, यानी कि सिग्नल मिलेगा भी नहीं और इंस्ट्रूमेंट अच्छे से कनेक्ट होगा भी नहीं। और आपका अच्छे से देखना है, हमारा रोवर का सीरियल नंबर और बेस का सीरियल नंबर अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद रोवर को कनेक्ट करना है, 4-5 सेकंड में ही कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा GNSS बेस कोऑर्डिनेट हैव चेंज्ड, ये दिख रहा होगा। अब इसके क्या हुआ है कि इसको ओके कर देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पहला बेस सेट किया था उसका और अभी सेट किया उसमें अब वो चेंज हो गया, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। अब हमने क्या किया, कनेक्शन तो हमारा हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं फिक्स आपको दिख रहा होगा। फिक्स का कलर यहाँ पर देख सकते हैं वो ग्रीन होता है और फ्लोट में जब आता है उसमें 1 से 2 सेंटीमीटर में मीटर में एरर होता है। तो फ्लोट में भी पॉइंट हमें कलेक्ट पिकअप नहीं करना है और रेड में तो कतई नहीं करना है, क्योंकि सिग्नल पूरा सिग्नल होता है, क्योंकि वहाँ पर कनेक्शन नहीं हुआ होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स में जिस तरह से मैंने कहा था कि हमें काम स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्ट बना लेना चाहिए, एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले। उसके बाद प्रोजेक्ट को ओपन करना है, जिस प्रोजेक्ट में हमने डाटा इंपोर्ट किया था। दोस्तों, मैंने इस 1E2 में जो भी डाटा था उसको मैंने इंपोर्ट करके रखा था। तो मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया। प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद पॉइंट सर्वे में जाने के बाद ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं उसको टच करना है, फिर ओपन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मैंने डाटा इसमें इंपोर्ट किया था वो यहाँ पर दिख रहा है। सीरियल नंबर दिख रहे हैं, नॉर्थिंग के कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, ईस्टिंग के कोऑर्डिनेट दिखेंगे और एलिवेशन दिखेगा, कोड दिखेगा। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो उसके बाद हम अब पॉइंट टेकआउट में जाना है। पॉइंट टेकआउट में किसके लिए जाना है भाई? अगर काम ही हमें पॉइंट टेकआउट का करना है तो पॉइंट टेकआउट में जाना पड़ेगा। उसके बाद पॉइंट टेकआउट में जाना है। अब हमें क्या याद रखना है? जो हमने क्वेश्चन पॉइंट छोड़े थे सबसे पहले उसको टेकआउट करना है और उसको टेकआउट करने के बाद ये देखना है कि उसमें जो हमारा जगह पर टेकआउट कर रहे पॉइंट जो हमने मार्क किया है वो कितना दूर दिखा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर का आइकॉन, हैंड्स और फिंगर का और थोड़ा फुल स्टॉप दिख रहा होगा उसमें, उस पॉइंट उसके सेलेक्ट करके यहाँ पर पूरी लिस्ट हमें देखने को मिल जाती है। और यहाँ से हम कोऑर्डिनेट को या फिर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमें टेकआउट का ऑप्शन मिल जाता है। देख सकते हैं मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, A2 स्टेशन पॉइंट, और ओके करना है। जैसे ही हम ओके करेंगे हमको ये अब डिस्टेंस दिखाएगा। देख से यहाँ पर 30 मीटर से ऊपर है। और अगर हमें डायरेक्शन देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं गोल जैसा से मैप पे दिखता है, यहाँ पर एन के बाजू में दिख रहा होगा आपको डायरेक्शन। वहाँ पर अगर हम उसे सेलेक्ट करते हैं तो हमें डायरेक्शन दिखाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब हम सैटेलाइट भी यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सा सैटेलाइट कनेक्ट है, कितने सैटेलाइट्स कनेक्ट है और पीडॉप कितना है ये हम देख सकते हैं यहाँ पर 30 सैटेलाइट्स कनेक्ट है, GPS 8 है, BDS 15 है, ग्लोनस अभी 0 है, कोई भी कनेक्ट नहीं है, और गैलीलियो 6 है। यहाँ पर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी 10 mm है, वर्टिकल एक्यूरेसी 22 mm है, एसडॉप पीडॉप यहाँ पर 2 के नीचे है, मतलब अच्छा है। ये बात अच्छी कि एसडॉप 1 के नीचे है, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छा खासा एक्यूरेसी में अब हम है।
तो जिस तरह से हम अब उस पॉइंट को टारगेट करेंगे और वहाँ पर हम जाएंगे और देखेंगे कि कितना एरर जो वहाँ से हम मार्क किए हैं वहाँ से कितना दूर दिखाता है, उसी को हम एरर कहते हैं और उस एरर को हमें निकालना होता है। अगर वो एरर नहीं निकालेंगे तो हमारा उतना पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी कितना मीटर रह चुका है, अभी 10 मीटर हमसे दूर बता रहा है। अभी 10 मीटर तो नज़दीक आ ही चुका है। ये जो यहाँ पर परमानेंट पत्थर आपको दिख रहा है इस पर ही हमने मार्क किया था जब हमने सर्वे किया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर वाइट कलर में आपको दिख रहा है, ये बहुत लगभग मतलब 1 साल पहले सर्वे किया हुआ था। अभी तक यहाँ पर ये जो हमने पेंट किया था वो है, उसको थोड़ा पैर से हम साफ़ कर रहे हैं क्योंकि अच्छे से दिखे। जो भी बीच में का बीच में का पॉइंट किया था देख सकते हैं वाइट, पहले हमने लाल कलर किया था उसके बाद और उस पर सफ़ेद पेंट कर दिया था ताकि ये बहुत दिन तक टिका रहे। यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.23 यहाँ पर इस तरह से कम ज़्यादा होता रहता है सैटेलाइट की वजह से, लेकिन 3 मीटर के ऊपर का यहाँ पर एरर दिख रहा है। तो अब क्या करना है, इस एरर को हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेस शिफ्ट में जाना पड़ेगा। अब एरर क्यों है, क्योंकि पहले हमने जब बेस शिफ्ट किया था उस टाइम सैटेलाइट कितने थे, कौन से देश के थे और उस टाइम रियल टाइम डाटा सिग्नल किस तरह से था, अब किस तरह से है, इस डिफरेंस की वजह से ये 3 मीटर का एरर दिखाता है। नॉर्मली दोस्तों ये 3-4-5 मीटर आपको एरर दिखेगा ही। अब इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं बेस शिफ्ट करते वक्त बहुत ही अच्छे से हमें करना है, क्योंकि यहाँ अगर गलती होती है तो पूरा वर्क ही गलत हो जाता है। यहाँ तो अच्छे से हमें बेस शिफ्ट करना होता है। तो बेस शिफ्ट कैसे कर सकते हैं अब समझते हैं। अब बेस शिफ्ट करने के लिए हमें कौन सी चीज़ आवश्यक होती है, तो हमें जो अभी बेस हमने सेट किया है वो GNSS का, वहाँ पर हमको एक पॉइंट पिकअप करना है। चाहे आप पॉइंट सर्वे में जाके भी कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको अच्छे से जो भी पॉइंट हमने मार्क किया हुआ था उसको बबल सेंटर में अच्छे से करना है। उसको करने के बाद या तो आप पॉइंट सर्वे में जाके वहाँ से वो पॉइंट पिकअप करके कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको बेस शिफ्ट में भी ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप जिस तरह से आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐड करना है उसी तरह से आप कोऑर्डिनेट को ऐड भी कर सकते हैं, कैलकुलेट कर देना है। अब कैलकुलेट से क्या हो जाएगा, जो GNSS पॉइंट है जो अभी हमने वो ले रहे हैं और जो नॉन पॉइंट है, यानी कि जो पॉइंट हमने पहले सर्वे करते वक्त वहाँ पर मार्क किया था उसके कोऑर्डिनेट और अभी के जो GNSS यानी कि जो अभी के रियल टाइम के कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को करेक्शन हमें अभी इसमें करना होता है। तो आप कैसे कर सकते हैं, जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर GNSS के आगे यहाँ पर 3 बार आपको लाइन के दिख रहे होंगे, उसको सेलेक्ट करना है। अगर हमने पॉइंट पिकअप किया होता तो यहाँ पर लिस्ट में दिखाता। यहाँ पर हम अब 2 ऑप्शन और भी हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ऐड का और इंपोर्ट का भी। जिस तरह से हम इसमें पॉइंट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर पॉइंट 1, 2, 10, 12 फाइल की हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है, और ऐड भी कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ से पॉइंट जिस तरह से पॉइंट में सर्वे में पिकअप करते हैं उसी तरह से यहाँ पर ही हम पिकअप कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ आसान होता है, तो हम यही से पॉइंट पिकअप करेंगे। तो उसके लिए कहाँ देख सकते हैं ये जो आइकॉन दिख रहा है हमारा स्क्वायर और ऊपर से रोवर की तरह दिख रहा है, उस पर टच करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड से 1 सेकंड, 5 और 10 और 20 सेकंड से। यहाँ पर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल 10 mm की एक्यूरेसी है, वर्टिकल 20 mm की एक्यूरेसी में अभी हमारा इंस्ट्रूमेंट DJBase अभी सेटअप है। दोस्तों इतना एक्यूरेसी। और एक दे बात याद आपको यहाँ पर हाइट का भी देख लेना है, जो भी प्रिज्म या रॉड का है उसको हाइट्स अच्छे से डाल देना है, जो भी हमने रॉड पे सेट की हुई है उसको यहाँ पर करना है और स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट जैसे करेंगे सेकंड चालू होना शुरू हो जाएगा। जैसे 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे वो हमें GNSS के जो भी कोऑर्डिनेट अभी हमने पिक कर रहे हैं, जो पुराना स्टेशन पॉइंट छोड़ा था उसका वहाँ का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा रियल टाइम का। देख सकते हैं यहाँ पर रियल टाइम का कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है। अब क्या करेंगे हम, नॉन पॉइंट्स में ये आपको नीचे देख रहे होंगे जो सर्वे करते वक्त छोड़ा था स्टेशन पॉइंट, अब उसको सेलेक्ट करना है। कैसे ऐसे करेंगे, यहाँ पर आपको 3 लाइन बार दिख रहे हैं, उसको सेलेक्ट करना है या फिर उससे टच करना है उसके ऊपर। उसको टच करने के बाद आपको आगे का लिस्ट दिखेगा।
अब लिस्ट देखने के बाद आपको ढूंढना है कि वो वहाँ पर हमने कौन सा स्टेशन पॉइंट मार्क किया था। तो हमने स्टेशन पॉइंट A1 किया था, तो यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर वो स्टेशन पॉइंट A कहाँ पर है। देख सकते हैं यहाँ पर स्टेशन A यहाँ में मिल गया है, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है और यहाँ का इसका नंबर 82 था, और इसको हम अब ओके कर लेंगे। जैसे ओके करेंगे, नोन पॉइंट की जगह पर ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर नो पॉइंट की तरफ दिख रहे हैं हमें, नॉर्थिंग के, ईस्टिंग के और एलिवेशन हमको यहाँ पर दिख रहा है। जो GNSS पॉइंट जो हमने रियल टाइम वो कलेक्ट किया था वो भी हमको दिख रहा है और नोन पॉइंट भी दिख रहा है। अब यहाँ पर हमें दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पर हम ऐड कर चुके हैं। अब क्या करना है, ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे हमें आगे का प्रोसेस आ जाएगा। तो देख सकते हैं ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थिंग, ईस्टिंग में और हाइट कितना शिफ्ट हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं बेस शिफ्ट एडजस्टमेंट, मतलब यहाँ पर बेस शिफ्ट का एडजस्टमेंट हो रहा है। अब किस तरह से करना है, एस्केप्ट कर देना है। एस्केप्ट जैसे करने तो उसके बाद एस कर देना है। एस करने के बाद देख सकते हैं अब हमारा बेस शिफ्ट का प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट टेकआउट में फिर से जाएंगे। पॉइंट टेकआउट में जाने के बाद हमको अब एरर कितना निकल चुका है वो दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ पर 16 mm, 10 mm, 9 mm, 1 mm देख सकते हैं दोस्तों। जब हमने बेस शिफ्ट नहीं किया था तो 3 मीटर के ऊपर हमें एरर दिखा रहा था, और अभी 10 mm के बीच में हमें एरर दिखा रहा है, 2, 3, 5 mm भी दिखा रहा है। इस तरह से हमारा बेस शिफ्ट अच्छे से हो चुका है। और भी हमें क्रॉस चेक करना है, तो जो दूसरा स्टेशन पॉइंट है उसको हमें स्टेकआउट करना है। अगर वो भी 10-15 mm के बीच में आ जाता है तो फिर हमारा मशीन अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम स्टेकआउट का या डिमार्केशन का कार्य हम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने पहला स्टेशन पॉइंट A1 पे बेस शिफ्ट किया। आप चाहे A2 पे भी बेस शिफ्ट कर सकते हैं और A1 को भी क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की नहीं, चाहे कौन सा भी हो, A1 हो, 2-1 हो, चाहे कौन से भी स्टेशन पॉइंट हो, लेकिन 2 पॉइंट होना आवश्यक होता है। अब हम क्या करेंगे, स्टेशन पॉइंट A2 को स्टेक आउट करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्शन जो दिख रहा है, ये डायरेक्शन देख यहाँ पर कितना दूरी पर है और दिशा हमें दिखाता है। तो देख सकते हैं हम अब दूसरा स्टेशन पॉइंट को हम स्टेक आउट किया है। यहाँ से कितना दूरी पर है, कितना दूरी पर है, कंट्रोलर नहीं दिख रहा है। जा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, कितना 4 में नहीं, थोड़ा, हाँ 40 मीटर है, 40 मीटर। कंट्रोलर थोड़ा हिल रहा है इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हम अब नज़दीक आ चुके हैं दूसरे स्टेशन के पॉइंट। 28 मीटर रह गए अभी, 28 मीटर, 25 मीटर, 24 मीटर, 23 मीटर। जैसा से हम उसके नज़दीक जाते हैं स्टेशन पॉइंट के पास, उसके मीटर में कम होता जाता है। अब आगे देख सकते हैं अब बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं हम उसके 9 मीटर, अब भी 7 मीटर के बाद अब 4 मीटर, बहुत ही नज़दीक, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। यहाँ पर देख सकते हैं वो जो आपको सर्कल दिख रहा होगा यहाँ पर जो पत्थर पे मार्क किया हुआ है, अभी mm में आ चुका है। 35 mm, 24 mm, 26 mm, 30 mm। थोड़ा कुछ 1-2 मिनट रखिए, 1 मिनट यहाँ पर रुकेंगे तो 5-10 mm में आ जाएगा। जैसे 5-10 mm में आ जाएगा तो हम अच्छे से मशीन सेट कर चुके हैं, या फिर बेस शिफ्ट भी अच्छे से हम सेट कर चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देख सकते हैं 8 mm, 10 mm आ चुका है। इसका मतलब ये मशीन अच्छे से सेट हो चुका है। बेस शिफ्ट अच्छे से सेट हो जाने के बाद अब हम आगे का डिमार्केशन का कार्य कर सकते हैं या स्टेकआउटिंग का कार्य कर सकते हैं, चाहे वो लेआउट का हो, चाहे फिर वो सीमांकन का हो, चाहे बाउंड्री का हो। यहाँ पर देख सकते हैं 5-6 mm में एक्यूरेसी है, मतलब ये जो हाथ से थोड़ा इधर उधर हिलता है तो उससे वो थोड़ा होता है, और सेटेलाइट से भी। अब देखेंगे हम जो हमें काम स्टार्ट करना है, आगे का पॉइंट जो बाउंड्री पे दिखाना है वो हमसे कितना दूर है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिस्ट हमें ओपन करना है। यहाँ पर फिंगर के आइकॉन पे सेलेक्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट है। अब पूरी लिस्ट में हम
1 नंबर के पॉइंट से सीरियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं वो कितना हमसे दूर है। सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 1, हाँ 1 है, तो उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि दिख रहा होगा 1531 मीटर दूर है। तो वहाँ हम जाएंगे, तो वहाँ का पॉइंट हम स्टेकआउट करके वहाँ पर कुछ खूंटी या फिर कुछ मार्क कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों ये स्टेकआउट आप कार्य हम आगे कर सकते हैं। चाहे जितने पॉइंट हम स्टेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पर मार्किंग करके वहाँ का पूरा डिमार्केशन कर सकते हैं। दोस्तों आगे का उसी तरह से मैंने कहा था कि 1 नंबर को सेलेक्ट करना है, उसी तरह से 2 नंबर को, 3 नंबर को, 4 नंबर को, इस तरह से जितने पॉइंट्स है उसको टेकआउट करने जाना है। कुछ कुछ ऑप्शन में ऐसा होते हैं डीजीपीएस में आपको नंबरिंग सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। या टेकआउट कर रहे हैं वहाँ पर बैक और नेक्स्ट 2 ऑप्शन रहते हैं। जैसा से आपने 1 नंबर का कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट जा सकते हैं।